नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की, जहां लोक सेवा आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। साल 2019 में सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा में शामिल एक उम्मीदवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेंस परीक्षा में गैर हाजिर रहे उम्मीदवारों को भी क्वालिफाई बताकर आयोग ने इंटरव्यू के लिए उन्हें बुला लिया है। हालांकि आयोग सारे आरोपों को नकार रहा है। इधर बीजेपी ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। 5 नवंबर 2019 को पीएससी के सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार वीरेंद्र पटेल के इसी पत्र के बाद पीएससी कटघरे में है। वीरेंद्र ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाया कि अमलीडीह के जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने लिखित परीक्षा दी, उसी परीक्षा कक्ष के ऐसे उम्मीदवार को क्वालिफाइड बताकर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, जो दरअसल एग्जाम सेंटर में मौजूद था ही नहीं। वीरेंद्र ने बाकायदा इसकी लिखित शिकायत आयोग से की। शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद आयोग पर चौतरफा उंगलियां उठने लगी। इससे हड़बड़ाए आयोग ने फौरन वीरेंद्र पटेल को बुलाकर बयान दर्ज किया। संदेह हुआ कि कुछ ऐसा घटना हुआ था और उस घटना के आधार पर मैंने देखा कि उस खाली जो जगह था उसका नाम आया है। खाली जगह कौन था? 93। अच्छा, और उसमें जाके बैठा था जाके। अच्छा, तो मुझे इसी संदेह के आधार पर मैंने जो है ज्ञापन जांच के लिए सौंपा था, लेकिन जांच की कार्रवाई नहीं की गई और मुझे निराधार या बेबुनियाद बता दिया गया। इधर राज्य लोक सेवा आयोग ने अमलीडीह परीक्षा केंद्र की प्रिंसिपल और इन्विजिलेटर को तमाम दस्तावेजों के साथ तलब किया। सभी के बयान दर्ज किए गए। परीक्षा कक्ष की सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर सारे दस्तावेज मांग लिए गए। हालांकि उन्होंने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। दूसरी तरफ आयोग ने प्रारंभिक जांच के बाद उम्मीदवार के लगाए आरोप को खारिज करते हुए सबूत के तौर पर एग्जाम हॉल का उपस्थिति पत्र सामने रखा। 93 जो उपस्थित था वो उसको बता रहा है कि अनुपस्थित था, जबकि हम लोग सिटिंग प्लान सब कुछ यहाँ पे अपने साथ ले आए हैं। वो प्रेजेंट था। जो 92 था वो एब्सेंट था। 91 के बाद तो 92 आता है ना, 92 एब्सेंट था, 93 प्रेजेंट था। दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, सिटिंग रूम है, उपस्थिति पत्रक है जिसमें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसमें 3693 अभ्यर्थी उपस्थित हैं। आयोग से वीडियोग्राफी का कोई निर्देश नहीं है, ना ही कोई वीडियोग्राफी होती है। और उस दिन भी केंद्राध्यक्ष से भी पूछताछ की गई और वहाँ जो वीक्षक थे सभी दोनों पालियों में उनसे भी पूछताछ की गई, तो वीडियोग्राफी से इनकार किया गया है। दस्तावेजों के आधार पर आयोग की सफाई एक हद तक ठीक लग रही है, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ियों को लेकर आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और उसकी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग की गड़बड़ियों को मीडिया के सामने रखा। बीजेवाईएम ने तो कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए गुरुवार को पीएससी का पुतला दहन करने का ऐलान किया। जितने लोग उपस्थित थे उनका वीडियोग्राफी हुआ है, उसका खुद का वीडियोग्राफी हुआ है, तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनकी वीडियोग्राफी की कॉपी हमको दी जाए, वह भी 48 घंटे के अंदर दी जाए, ऐसा पीएससी से मांग किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी का पुतला दहन करेगी सभी जिला मुख्यालय में, और उसके बाद यदि सरकार नहीं जागेगी तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पर सड़क पर आकर युवाओं के हित में और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में इस पर लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्र चौबे ने कहा कि 2003 से लेकर जो अनियमितता बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई, उसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं। उसके 3 से शुरुआत हुई थी और ये अभी के पीएससी में कुछ प्रश्नों के बारे में लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं। अब वो लगभग लोक सेवा आयोग से इसका जवाब दिया जा चुका है। बहरहाल शिकायतकर्ता वीरेंद्र पटेल ने आयोग के जवाब से असंतुष्ट होकर आरटीआई लगाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी है। सवाल है, इतने सालों बाद भी और इतनी गलतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पेशेवर क्यों नहीं बन पाया? लगातार विवादों में रहने के बाद भी आयोग अपनी परीक्षाओं की वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराता? ऑफलाइन परीक्षा होने के बाद भी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उम्मीदवारों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई जाती? परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों का थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं लिया जाता? सवाल ये भी, पारदर्शिता के इतने दावों के बावजूद आयोग की परीक्षा में इतनी खामियां क्यों हैं?
राजेश राज, IBC 24, रायपुर। कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों को भी CGPSC की परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। उन्हें अलग से कमरे में पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा देने की अनुमति होगी। कोविड पॉजिटिव उम्मीदवारों को आयोग को कुछ दिन पहले जानकारी देनी होगी। CGPSC की परीक्षा के लिए 100 से अधिक परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले 242 परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, उससे बढ़ाकर इस साल 347 किए गए हैं। रायपुर में 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 फरवरी को राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और गाइडलाइन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए हैं। 143 पदों के लिए लिखित परीक्षा प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित की जाएगी और इस साल 1,15,973 अभ्यर्थी प्रीलिम्स देने वाले हैं। प्रत्येक सेंटर में जो कैंडिडेट हैं वो जाएंगे तो उनको समय जो है निर्धारित परीक्षा का उससे कम से कम 1.5 घंटे पूर्व उनको वहाँ पर पहुँचना होगा, ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन उनका हो सके। प्रत्येक कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र में जाने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे धन संग्रह के लिए विश्व हिंदू परिषद और RSS के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास भी जाएंगे। मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह 27 फरवरी तक किया जाएगा। राजधानी के प्रमुख इलाकों में धन संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे। अभियान को लेकर 4 फरवरी को RSS और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई है। राम मंदिर धन संग्रह अभियान के नगर अध्यक्ष केदार गुप्ता ने बताया कि राजधानी में हमने 2.5 लाख घरों में जाकर धन संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अभी भी बहुत से लोग स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित संगठन राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जितने पैसों की जरूरत थी वो पहले से ही इकट्ठा है। ऐसे में पूरे देश में ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, ये समझ से परे है। 2.5 लाख घर तक पहुंचना था और 2,20,000 घर तक हम पहुंच चुके। कुछ घर जो बाकी हैं जिनसे संपर्क 1 तारीख को भी हुआ और जिनसे बाकी है उनसे फ़ोन में बातचीत कर जो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं हम उनसे ले रहे हैं। 4 तारीख के बाद इसमें और जो घर छूटे हैं उनके लिए नई योजना बनेगी। कांग्रेसियों को राम के प्रति शायद भावना नहीं है, वो इसमें राजनीति ढूंढते हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बने, ये जो मैंने पढ़ा है वो 1100 करोड़ रुपए का है। तो जितनी धनराशि चाहिए उतनी धनराशि तो उनके पास पहले से इकट्ठी होनी चाहिए उनके अपने रिकॉर्ड के अनुसार। अब ये जगह जगह चंदा मांग रहे हैं, तो भाई राम चंदा जिनको देना है वो दे, मगर यही है कि चंदे का उपयोग हो। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बाद महिला मोर्चा के 6 जिला अध्यक्षों की घोषणा दिग्गज नेताओं की आपसी खुन्नस की वजह से अटक गई है। प्रदेश संगठन और हाईकमान दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष के लिए आपसी सहमति नहीं बन पाई है। दुर्ग, भिलाई में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे अपने अपने खास समर्थकों को अध्यक्ष बनाने के लिए अड़े हुए हैं। इसी तरह सूरजपुर में पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। लगभग यही स्थिति बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं की कोशिश रहती है कि उन्हें जिम्मेदारी मिले, किसी एक नाम पर सहमति बनाने में विलंब होता है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 30 लाख सदस्य हैं। एक एक प्रकोष्ठ जो है वो 250 लोगों को एडजस्ट करने के बाद भी लोग और चाहते हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जाए। जहाँ पर ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे, जहाँ पर ज़्यादा नेता होंगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत इस प्रकार का मनमुटाव चलता है, पर वो अंतिम में सबको बैठाकर बात कर निर्णय हो जाता है और आने वाले समय पर जो बचा हुआ है उसका भी निर्णय हो जाएगा। और कोरबा के तहसीलदार सुरेश साहू को हटाने की मांग करते हुए पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के विधायक ननकीराम कंवर तीसरे दिन भी अनशन पर बैठे रहे।
मौके पर एसडीएम सुनील नायक पहुंचे और उन्होंने कंवर को जमीन से जुड़े मामले की सारी जानकारी देते हुए अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन कंवर ने तहसीलदार के हटने के बाद ही अनशन खत्म करने की बात कही। आपको बता दें कि कुआं भट्टा की 12 डिसमल जमीन पर मुर्तजा अंसारी का कब्जा है, जबकि इस ट्रांसपोर्ट नगर निवासी महावीर अग्रवाल का मालिकाना हक बताते हुए इस पर तहसील कार्यालय में अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक अमला कब्जा खाली कराने पहुंचा था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर ननकीराम कंवर ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया और अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए। तहसीलदार को आदेश ही नहीं है ज्यादा दिन के कब्जे को हटाने का। अधिकारी गलत करेंगे, जहाँ किसी पब्लिक को तकलीफ होगी वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। सस्पेंड करने के लिए लिखा हो तो तहसीलदार को उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ रहेगा तब तक के चलेगा। और छत्तीसगढ़ से करोड़ों रुपए की वसूली कर भागी चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों को पैसा लौटाने के मामले की समीक्षा को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने डीएसपी और एडिशनल एसपी की मीटिंग ली है और इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए डीजीपी ने सभी जिलों में नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। सभी जिलों के एडिशनल एसपी को इनका नोडल अफसर बनाया गया है, जो चिटफंड कंपनियों की संपत्ति का पता लगाकर उनकी कुर्की कर निवेशकों को जल्द से जल्द पैसे मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। डीजीपी ने बताया कि इन नोडल अफसरों को आबकारी, ड्रग और महिलाओं से संबंधित अपराधों की भी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अपना कारोबार समेटकर भागी चिटफंड की कंपनियों की संपत्ति का पता लगाकर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और उनकी राशि को निवेशकों को लौटाने का निर्देश दिया है। इसके तहत राजनांदगांव जिले में याल्को कंपनी की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क करके 16,000 लोगों को उनकी राशि लौटाई है। इसी तरह रायपुर में भी 1 दर्जन कंपनियों की संपत्ति कुर्क की गई है। जगदलपुर में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसकी जानकारी सीआरपीएफ के सीओ नरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक बारसूर लोकल गोरिल्ला स्क्वाड का डिप्टी कमांडर है, जिसका नाम पंड्रू है। दरअसल नक्सल संगठन के आंध्र के नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज होकर बड़ी संख्या में स्थानीय नक्सली आत्मसमर्पण का रास्ता चुन रहे हैं। 2014 से नक्सलियों के पूर्वी डिवीजन कमेटी में काम कर चुके पंड्रू ने बताया कि उसे फोन रखने की अनुमति नहीं मिली, जिससे नाराज होकर पंड्रू ने 8 सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण किया। पंड्रू पर 1 लाख का इनाम भी था। उनको ना लड़की को दवा दिया तो फिर बोले कि अब शादी करूंगा बोल रही, फिर मोबाइल रख रही है ना। ये तो तुम्हारा कर्म शिक्षण ठीक नहीं है। बोले तो बर्खास्त कर दे। ठीक है भाई, मैं चले जाऊँगा। 9 नक्सल ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 6 हैं मेल और 3 हैं फीमेल। ये 2010 में 14 में और लगातार लास्ट ईयर तक एक्टिव थे। तो हमारे सोर्स के माध्यम से जो हम सिविक एक्शन या गांव में हम जो इंट का या इंटेलिजेंस हमारा सेटअप है, उसके थ्रू हमने अप्रोच किया, लोगों को मोटिवेट किया, इनको समर्पण के लिए उत्साहित किया। सरगुजा की एक महिला पुलिस का गांव की एक महिला को बालों से पकड़कर मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो लखनपुर थाना क्षेत्र के तराजू गांव का है। बताया जा रहा है कि बिना सूचना और नोटिस दिए जमीन नापने पहुंचे अधिकारियों का विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। यह महिला तराजू गांव की सेटली दास है, जिसकी जमीन पर कोई विवाद चल रहा था और इलाके के तहसीलदार और पटवारी बिना किसी नोटिस के जमीन नापने पहुंच गए। महिला ने इसका विरोध किया तो महिला द्वारा पुलिस बुलाई गई। महिला पुलिस पर पीड़िता के साथ मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा के साथ साथ अन्य धाराएं लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। प्राप्त हुआ है वीडियो क्लिप और इसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच के पश्चात इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच के बाद ही मैं बता पाऊंगी, उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पहाड़ी कोरवा जनजाति की नाबालिग लड़की समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। पुलिस ने आज 2 अन्य फरार को भी धर दबोचा है। आपको बता दें कि कोरबा के लेमरू इलाके में पुरानी रंजिश और लेन देन के विवाद में कोरबा आदिवासी परिवार के 3 लोगों की हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी गई थी। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हो चुकी है। पहाड़ी कोरवा संरक्षित जाति
राष्ट्रपति से। ऐसे बालिका के साथ में अनाचार की घटना उनके पुत्रे और उनके पिता को मृत्यु के घाट में उतारना और उसके बाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ना, कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर, गृह विभाग के ऊपर उंगली उठना स्वाभाविक है। जो भी प्रिमेटिव ट्राइब है उसके संरक्षण के लिए सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन जो अपराध घटित हुआ है वो निंदनीय अपराध है, गंभीर अपराध है। निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस प्रशासन को और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया गया है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। पत्थल गांव में स्कूली छात्रा से 9 लड़कों के सामूहिक दुष्कर्म किया है। दरिंदगी भरी इस वारदात के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक घटना तमता इलाके के पंडरी पानी की है। मॉडल हाई स्कूल की छात्रा अपने सहपाठी के साथ बाइक से घर लौट रही थी, तभी छिंदबहरी जंगल में कुछ बदमाश लड़कों ने उनका रास्ता रोककर मारपीट की और छात्रा को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। छिंदबहरी का जंगल है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर प्रार्थिया के बताए अनुसार उसके साथ 9 आरोपियों द्वारा रेप करने की घटना घटित होना बताई जा रही है, जिसमें और विवेचना में अभी मामला है और इसमें स्थिति आ रही है कि 5 आरोपियों द्वारा उसके साथ रेप किया गया है, बाकी लोगों की उसमें संलिप्तता है। प्रार्थिया नाबालिग है, इसलिए समुचित धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और 3 आरोपियों को हमने हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है। और अब बात रायपुर की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। लूटपाट, अपहरण करके गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। कल रात प्रेमी जोड़े के साथ लूटपाट की गई थी। युवती का अपहरण करके उसका गैंगरेप भी किया गया, ये आरोप लग रहा है। तो 2 नाबालिगों समेत कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मंदिर हसोद थाना इलाके का पूरा मामला, जहां युवती का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। अपहरण करके गैंगरेप का मामला था, आरोपी हिरासत में लिए गए। उसमें 2 नाबालिग समेत कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ। तहसीन, इसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, कौन लोग हैं और ये जो आरोप लगा है क्या सत्यता, पुलिस क्या जांच कर रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि एक ये कुरुद गांव की एक युवती है जो अपने 2 पुरुष मित्रों के साथ में बाजार गई थी। वहां से ये लौट रही थी देर शाम तक। ये बीती रात की घटना बताई जा रही है और उसके बाद ये वहां से मोनेट का जो खंडर है पीछे, वहां पे ये थोड़ी देर सुस्ताने बैठ गए। उसके बाद ये 4 युवक आए हैं बाइक पे और आने के बाद इनको पूछा यहाँ क्यों बैठे हो। बैठने के उसके बाद उनके जेब की तलाशी ली, जिसमें ये युवक से उन्होंने जो उसके पुरुष मित्र थे उनसे 2500 रुपए लिए। उसके बाद ये महिला से 500 रुपए उन्होंने लूट की। उसके बाद वो पुरुष जो थे उनके साथ मित्र उनको वहां से भगा दिया। उसके बाद ये जो इसमें एक आरोपी का जो नाम आया है जिसमें तोरण ढीवर, इसके द्वारा युवती को खंडर में ले जाके उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके अलावा बाकी लोग भी करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में वहां पे से कुछ लोग पहुंचे तो उसके बाद ये सब वहां उसको छोड़ के भाग गए। इसमें अभी तक जो है पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाम आया है तोरण ढीवर, 22 साल का है। उसके बाद किशन कुर्रे, ये इन 2 को साथ में 2 और लोग जो नाबालिग हैं, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने इसमें लूट, गैंगरेप की धाराओं के तहत उसमें मामला दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान परेड कराई गई थी जो तहसीलदार के सामने युवती से। युवती ने उनको पहचाना है और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार इनको किया। लेकिन एक ये बड़ी शर्मनाक एक घटना राजधानी रायपुर में हुई है कि एक युवती के साथ उसके लूटपाट की गई है और उसको गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर हसोद थाना इलाके का ये पूरा मामला है। जी तहसीन, कोई दुश्मनी थी या और कुछ कारण पुलिस बता रही है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से अभी इसमें जो कारण जो आ रहा है, इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि ये अपने 2 कुरुद गांव की रहने वाली है। 2 पुरुष जो मित्र हैं उनके साथ वो बाजार गई थी। उसके बाद जब वहां से लौट रही थी पैदल, तभी ये वहां पे खंडर में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठे थे, पैदल जा रहे थे। और क्योंकि मंदिर हसोद कुरुद थोड़ा 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहां से ये पैदल जा रहे थे। तभी ये तकरीब ये 7:30-8 बजे की घटना ये बताई जा रही है
तभी वहाँ ये चारों युवक पहुंचे हैं और ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ी शर्मनाक ये घटना ये मंदिर असौद इलाके में सामने आई है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो अपहरण करके गैंगरेप करने वाले इन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सघनता से जांच कर रही है। और इधर मुंगेली में एक नाबालिग आरोपी ने हिरासत के दौरान पुलिस पर प्रताड़ना का बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। मुंगेली की कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़े के एक मामले में नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब इस नाबालिग आरोपी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उसके साथ अभद्रता की गई। नाबालिग आरोपी अब खुदकुशी कर लेने की बात भी कर रहा है। आरोप के बाद पुलिस ने पीड़ित का डॉक्टरी मुलायजा भी कराया, जिसमें इस तरह की किसी बात की पुष्टि नहीं होने की बात पुलिस कर रही है। साथ ही इस मामले में जांच की बात की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।